दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आरक्षण को लेकर बात की थी और इस वीडियो में हमने आरक्षण का इतिहास बताया था और हमने ये बताया था कि आरक्षण को किस तरीके से अंग्रेजी सरकार ने इस्तेमाल किया था। और हमने ये भी बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच किस तरीके से पूना एक्ट लाया गया था। और हमने ये भी बताया था कि आजादी से पहले आरक्षण किस तरीके से काम करता था। हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बताया था और जॉइंट रिजर्व इलेक्टोरेट्स के बारे में भी बात की थी। आगे की वीडियो में हम समझेंगे कि आजादी के बाद और देश में संविधान लागू होने के बाद आरक्षण की क्या स्थिति रही और आरक्षण से कितना बदलाव आया। आजादी के बाद भारत सरकार ने कास्ट रिजर्वेशन को लेकर एक पॉलिसी लागू करी, जिस पर आज तक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कास्ट रिजर्वेशन सही है या गलत, इस पर बहुत सारी डिबेट आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे लोगों के अपने ओपिनियन भी हैं कि ये रिजर्वेशन देना सही है या फिर गलत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं, या फिर मैं कहूं कि बहुत कम चिंतक ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन को लेकर बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और उन्होंने जाना है कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। और उन्होंने ये जानने की कोशिश करी है कि दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन क्यों लाया गया और उनके हक में ये किस तरीके से काम कर रहा है। सरकार की किसी भी पॉलिसी को अगर हमें समझना है तो हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहिए और उसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं हमें उनके बारे में भी जरूर पढ़ना चाहिए। जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका एक रॉ ड्राफ्ट बनाया जाता है और उसके बाद उस ड्राफ्ट पर चर्चा की जाती है और उस चर्चा में बहुत सारे विद्वान और उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट शामिल होते हैं। उसके बाद उस पॉलिसी को जनता के बीच लाया जाता है और कई बार तो एक पायलट प्रोग्राम बनाकर उस पॉलिसी को टेस्ट किया जाता है और अगर वो पॉलिसी पायलट प्रोग्राम में पास हो जाती है तो उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उस पॉलिसी को पूरे देश में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि उससे ज्यादा से ज्यादा आउटकम आए और बहुत आसानी से वो इम्प्लीमेंट हो जाए। जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कुछ अरसे बाद उसका एवेल्यूशन किया जाता है, मतलब कि ये देखा जाता है कि जिस काम के लिए या जिस समस्या के लिए वो पॉलिसी बनाई गई थी उससे हमें कितना फायदा हो रहा है और अगर उससे फायदा नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा। इस काम के लिए सरकार बाकायदा एक कमेटी गठित करती है और वो देश भर में घूम के जगह जगह से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस एवोल्यूशन को पूरा किया जाता है और एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को पेश की जाती है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कास्ट रिजर्वेशन आने के बाद क्या फायदा हुआ है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इस पॉलिसी के आने के बाद एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस रिजर्वेशन की पॉलिसी के आने के बाद उनके जीवन का स्तर कितना बढ़ा है। और उसके बाद हम आखिर में ये देखेंगे कि नौकरियों में कितने परसेंट एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। और सबसे आखिर में सबसे अहम बात हम ये देखेंगे कि रिजर्वेशन की पॉलिसी आने के बाद उनकी जिंदगी में भेदभाव कितना कम हुआ है। आप मंगल मोहक की ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हायर एजुकेशन में आउटपुट्स की बात करते हैं, यानी कि क्या रिजर्वेशन से मार्जिनल ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 ने हमारी सरकार को पावर दी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सीट्स रिजर्व करने के लिए। पॉपुलेशन शेयर्स के हिसाब से करीब 22.5% सीट्स एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व्ड है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या रिजर्वेशन की वजह से एससीज और एसटीज की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। हाँ, वो बढ़ी है। 1970 से 1990s तक ये रिप्रेजेंटेशन दोनों ही ग्रुप्स के लिए बढ़ी है और लेटेस्ट हायर एजुकेशन सर्वे के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन और भी बढ़ी है। पर क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से ही ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में बहुत अच्छी रही है, इसलिए एससीज और एसटीज की ज्यादा अपलिफ्टमेंट हुई है और इसी वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, ना कि रिजर्वेशन से। हम चाहे कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं, पर जैसे एक रिसर्चर ने बताया, हम गारंटी से नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है। इस इंक्रीज के बावजूद हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि स्पेशली एसटीज का जो रिप्रेजेंटेशन शेयर है वो अभी भी उनकी सीट रिजर्वेशन नंबर से कम है। रिजर्वेशन का एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म है क्रीमी लेयर का। इस थ्योरी के हिसाब से उन एससीज या एसटी लोगों को जिनको रिजर्वेशन मिलती है वो एक्चुअली कोई गरीब खानदान से नहीं है, बल्कि उल्टा अमीर खानदान से है और उनकी रिजर्वेशन की वजह से जो ज्यादा गरीब जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको सीट्स नहीं मिलती। इसके बारे में भी रिसर्चर्स ने बात करी है और उन्होंने ये देखा कि जो एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन मिलती है वो अपने ग्रुप में जरूर ज्यादा बेहतर होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनकी सिचुएशन जनरल कैटेगरी के लोग से ज्यादा बेटर है। दूसरा आर्गुमेंट जो दिया जाता है एजुकेशन में रिजर्वेशन के खिलाफ वो ये है कि रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए जो स्कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। इसलिए ये तो हो सकता है कि उनको एक सीट मिल जाएगी, पर कॉलेज में घुसने के बाद वो स्ट्रगल करेंगे और वो सीट वेस्ट हो जाएगी। पर एक 215 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिसर्च की गई और रिसर्चर ने ये देखा
कि इसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है कि रिजर्व स्टूडेंट्स सिलेबस से इतना कोप अप नहीं कर पाते। अब बात करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। ये जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजर्वेशन से एससीज, एसटीज या फिर दूसरे मार्जिनल ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में या नहीं। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से एससीज और एसटीज की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन जरूर बढ़ी है, पर जब हम इस डेटा को और बारीकी से देखेंगे और गवर्नमेंट पोजीशंस को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करेंगे, हम ये देखेंगे कि एससीज और एसटीज की बहुत रिप्रेजेंटेशन जरूर है, पर वो रिप्रेजेंटेशन मोस्टली लोअर पोजीशंस में। जैसे बस ग्रुप सी और ग्रुप डी में ही उनकी रिप्रेजेंटेशन उनके रिजर्वेशन कोटा के पास है, और एससीज की ग्रुप डी पोजीशंस में इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इसलिए है क्योंकि उनमें से कई लोग सफाई कर्मचारी हैं। इनफैक्ट करीब 40% सफाई कर्मचारी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। सरकारी जॉब में रिजर्वेशन के खिलाफ भी एक कॉमन क्रिटिसिज्म है क्रीमी लेयर का, पर एक रिसर्चर ने इसके बारे में जांच करी और उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिला इस क्रीमी लेयर थ्योरी का। एक और आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ, वो ये है कि जब मार्जिनल ग्रुप्स के लोग जब सरकार में आ जाएंगे तो सरकार की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, पर रिसर्चर्स ने इसके बारे में भी कोई भी एविडेंस नहीं पाया है। 2 रिसर्चर्स ने इसको जांचने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी करी। उन्होंने 1980 से 2002 तक का इंडियन रेलवेज का डेटा लिया और 15 लाख रेलवे एम्प्लॉयज की जांच करी, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि क्या रिजर्वेशन की वजह से जो इंडियन रेलवेज की प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई है। पर एनालिसिस करके उनको कोई भी एविडेंस नहीं दिखा कि रिजर्व्ड एम्प्लॉयज की वजह से रेलवे की एफिशिएंसी कम हो रही है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो उनको ये देखने को मिला कि रिजर्व्ड एम्प्लॉयज की वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई। अब रिजर्वेशन की वजह से डिसएडवांटेज ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन जरूर बढ़ी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, पर उसका इम्पैक्ट क्या रहा है उनकी जिंदगी में, ये जांचने की कोशिश करते हैं। रिसर्च के हिसाब से ओवरऑल बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है उनकी जिंदगी में, पर अभी भी बहुत ज्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, यानी कि इम्प्रूव होने के लिए बहुत ज्यादा संभावना अभी भी। जैसे एक रिसर्च ने दिखाया कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के बाद एससीज और एसटीज की सैलरीड जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन 5% से बढ़ गई। एक दूसरी स्टडी ने दिखाया कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की वजह से ओबीसी स्टूडेंट्स का हौसला और बढ़ गया और वो और पढ़ने लग गए। रिजर्वेशन की वजह से ऑन एवरेज एक स्टूडेंट 0.8 साल और पढ़ने लग गया। अगर हम पॉलिटिकल सीट्स में रिजर्वेशन की बात करें तो उसका कुछ मिक्स इम्पैक्ट रहा है। जैसे एक स्टडी के हिसाब से ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन की वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में गरीबी घटी है, पर ऐसा कुछ इम्पैक्ट उनको शेड्यूल्ड कास्ट में देखने को नहीं मिला। पर एक दूसरे पेपर ने दिखाया कि हमारी पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन की वजह से एससीज और एसटीज को ना ही ज्यादा जॉब्स मिली, पर गवर्नमेंट स्कीम्स भी उनको ज्यादा टारगेट करने लग गई। एक और स्टडी ने पंचायत इलेक्शंस में कोटास के इम्पैक्ट को जांच करने की कोशिश करी और उन्होंने ये देखा कि इन कोटास से जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं उनको मनरेगा स्कीम से ज्यादा मदद मिलती है और उनकी रोड्स, पानी या फिर एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होती है। एक दूसरी स्टडी जो राजस्थान में हुई थी, उन्होंने ये देखा कि जब एक शेड्यूल कास्ट सरपंच इलेक्ट होता है तो पूरी कम्युनिटी को कई सारे फायदे होते हैं। अब इन सारी स्टडीज को आप देखोगे तो आपको शायद ये लगेगा कि रिजर्वेशन तो बहुत ही अच्छा पॉलिसी टूल है, उसकी वजह से इतनी सारी पॉजिटिव चेंजेस हो रही है, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रिजर्वेशन हर चीज को चेंज नहीं कर सकती। जैसे उन सेम रिसर्चर ने बताया कि एक शेड्यूल कास्ट सरपंच के बनने के बावजूद जो डिफरेंट कम्युनिटी और कास्ट में रिलेशनशिप से वो इतने चेंज नहीं हुए गाँव में। और इसके हमने कई उदाहरण देखे हैं कि बस रिजर्वेशन से जो पूरा माहौल है सोसाइटी में वो जरूरी नहीं है कि वो बदल जाएगा। जैसे रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी हमने, जहाँ एक शेड्यूल कास्ट की पंचायत प्रेसिडेंट को अपनी कास्ट की वजह से फिर भी जमीन पर बैठना पड़ा था तमिलनाडु में। The woman panchayat leader there has not been allowed to sit on a chair. She was sitting on the floor and she was also alleged that she wasn't allowed to hoist the flag. और कई रिसर्चर्स ने इसके बारे में बात भी करी है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कोटास को इंक्लूड करके कोई गारंटी नहीं है कि मार्जिनल कम्युनिटीज को बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे एक रिसर्चर ने कहा कि एक पंचायत इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी लीडर को बहुत डिफरेंट सोशल ग्रुप से सपोर्ट चाहिए होता है और इसी वजह से वो कई बार ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे जो बस उनके ग्रुप को ही मदद करेंगे। अभी आपने रिजर्वेशन को लेके पूरी रिसर्च को सुना और उसके बाद आपने रिजर्वेशन के फायदे भी सुने, लेकिन इसके बावजूद भी लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में खाई बढ़ती ही जा रही है। स्क्रीन पर जो आप मैप देख रहे हैं ये सन 1954 का है और आप देख सकते हैं कि इस मैप के अंदर
लोग किस तरीके से कास्ट के हिसाब से रहा करते थे। और जो दूसरा मैप आप देख रहे हैं ये 2020 का है। इतने सालों बाद भी लोगों के रहन सहन में और लोगों के बीच भेदभाव में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं आया है। हिंदुस्तान में अभी भी लोग जाति के हिसाब से रहना पसंद करते हैं और खासकर ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि एक ही जाति के पूरे पूरे गांव होते हैं। स्क्रीन पर आप ये टेबल देखिए, इसमें एसेट्स, इनकम और एजुकेशन की बात की गई है और इसमें यह दर्शाया गया है कि अपर क्लास हर ग्रुप से हर लिहाज से आगे है। इस डेटा से कम ये तो साबित होता है कि कास्ट रिजर्वेशन की पॉलिसी आने के बाद कास्ट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा है लेकिन भेदभाव में कुछ खास कमी नहीं आई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि अगर वाकई भेदभाव को खत्म करना है तो सिर्फ रिजर्वेशन काफी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर रिजर्वेशन भेदभाव को खत्म करने के लिए काफी नहीं है तो आगे और क्या क्या किया जाए जिससे कि भेदभाव खत्म हो सके। इसके लिए एक्सपर्ट और चिंतकों का मानना है कि अगर भेदभाव खत्म करना है तो सोशल इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। सोशल इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है कि हर काम में हर जगह पर हर तरह के लोगों का मतलब कि हर समुदाय के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। और एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि जब अलग अलग समुदाय से लोग आकर एक साथ मिलकर रहेंगे तो इससे न केवल भेदभाव खत्म होगा बल्कि जो काम वो करेंगे उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर जाति भेदभाव को खत्म करना है तो हमें इंटरकास्ट मैरिज को जरूर बढ़ावा देना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज के लिए सरकारों ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसा कि उड़ीसा सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए एक सुमंगलम पोर्टल लॉन्च किया था जिसकी बाद में बहुत सारी आलोचना हुई लेकिन लोगों को इससे फायदा भी हुआ। सोशल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल स्कूल होता है। दिल्ली के एक स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। एक स्कूल में कुछ अमीर बच्चे और कुछ गरीब बच्चों को एक साथ पढ़ने के लिए बिठाया गया। उसमें पाया गया कि कुछ दिनों बाद न केवल उन बच्चों में भेदभाव कम होता चला गया बल्कि उनकी आपस में दोस्ती हो गई और वो काम मिलजुल कर करने लगे। रिजर्वेशन के अलावा सरकार SC ST OBC के लिए और बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती रहती है जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। ऐसे ही SC OBC के लिए फ्री कोचिंग की स्कीम लॉन्च की गई जिससे कि पढ़ाई में उनका मोटिवेशन बना रहे और वो अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सके। ये हमारी रिजर्वेशन को समझने की छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है कि आप रिजर्वेशन को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे और आप रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।